कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को गोवर्धन और भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए सीधे बोल में आज का आर्टिकल लेकर हाजिर। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरह के नारे दिए जाने लगे। इतना ही नहीं, जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें भी हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लग गई है और सहमत का खेल चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर बटोगे तो कटो। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जुड़ोगे तो बचो। इस तरह के नारे सिर्फ सीट हथियाने के लिए बनाए जाए। वास्तविकता यह है कि जनता के हितों की किसी को चिंता नहीं। और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसमें यह तय हो जाएगा कि योगी जी का राजनीतिक कद और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की अपनी पहचान। अगर उपचुनाव में अखिलेश कच्चा खाते हैं और भाजपा की जीत होती है, तो निश्चित रूप से योगी जी के लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं दिल्ली उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चुप बैठी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस बैठी बैठी गेम देखने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पिछड़े उम्मीदवारों पर दांव लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने पीडीए, पिछड़ा जाति अल्पसंख्यक फार्मूले की बदौलत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ा था और राज्य में मीरापुर, मुजफ्फरनगर, कुदरकी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, खैर, अलीगढ़, करहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, कटेकरी, अंबेडकर नगर, मजवा, मिर्जापुर में उपचुनाव होंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट 13 नवंबर को डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और सभी प्रत्याशियों की किस्मत भानुमती के पिटारे में कैद हो जाएगी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है।
लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले की कामयाबी को देखते हुए उत्साहित है और बीजेपी ने भी इस बार ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती थी, जो कि एक रिकॉर्ड है और देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी अब सेंट्रल में बन चुकी है। उम्मीदवारों में 25 पिछड़ी जातियों के थे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। अनुजेश यादव को इस सीट पर उतारने की वजह यादव मतदाता जो यहां निर्णायक भूमिका में है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव उम्मीदवार है। अंबेडकर नगर से सांसद चुने लालजी वर्मा के इस्तीफे से खाली हुई कटरी सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा के खिलाफ उतारा है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में है। भाजपा और समाजवादी पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है ताकि वोटों का बैलेंस बना रहे और दोनों ओबीसी जातियों में गठजोड़ ना हो, इसलिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। बीजेपी की तरफ से फूलपुर से दीपक पटेल और मजबा सीट से सुचित्रा मौर्य उम्मीदवार बनाई है। बीजेपी ने कुल 4 ओबीसी उम्मीदवार उतारे। एक सीट मीरापुर आरएलडी के खाते में। आरएलडी ने यहां से मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद सीट से दलित समुदाय के उम्मीदवार को उतारा। कानपुर की शीशामऊ से नसीम सोलंकी के पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को, फूलपुर से पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान को कोदकी और सुबुल राणा को मीरापुर सीट से उतारा है। पार्टी ने ज्योति बिंद को मजबा और चारुल कैन को अलीगढ़ की खैर सीट पर उम्मीदवार बनाया है। चारुल कैन जाटव समाज से है, वहीं उनकी पति जाट। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में से 4 सीटों मुस्लिम, 2 पर दलित और 3 पर ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को उतारकर उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने का पूरा प्लान बना लिया है। बीएसपी ने कटहरी से अमित वर्मा, करल से अवनीश कुमार साख, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और शीशामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर से सहजान नजर और मजबा से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला पेश किया है। बीजेपी भी इसी फार्मूले पर चल निकली है और एक का मतलब है अगड़ा यानी अगड़ी जाति। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रचंड लोकसभा सीटें आने से भाजपा में कहीं ना कहीं खलबली है, इसलिए वो भी अब ओबीसी पर दांव चल रही है। सपा के सहयोगी कांग्रेस को 6 लोकसभा की सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि बीजेपी 64 सीटों में से 33 सीटों पर सिमट गई थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें हथियाने के लिए अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी, तब जाकर उन्हें 35 सीटें मिल पाई। बीजेपी के प्रदेश में के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप ने
बीबीसी से कहा, जब टिकट का फैसला किया जाता है तो यह देखा जाता है कि किस उम्मीदवार की जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। कश्यप ने कहा, बीजेपी को लग रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोग जीत सकते हैं तो उनको उम्मीदवार बनाया। वो कहते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पिछड़े वर्ग के वोटर बीजेपी के पास आए हैं। इस उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे, यह दावा कश्यप जी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास का नारा चलेगा। हालांकि बीजेपी ने अगड़ी जात के भी 3 उम्मीदवार बनाए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने बीबीसी से कहा, पार्टी सभी वर्गों का ख्याल रखेगी। उपचुनाव में जीत एक बड़ा फैक्टर होता है, जो जहां जीत सकता है उसको वहां प्राथमिकता मिलती है। वहीं अयोध्या फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीबीसी से कहा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है और कह रही है कि जो राम को लाए हैं, लेकिन राम को कौन ला सकता है, वो तो हजारों साल से हैं और सबके। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में राम को लाने का नारा नहीं चला और जनता ने अपना निर्णय दे दिया। इसी की बदौलत केंद्र में भाजपा विकलांगता का सामना कर रही है और बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ रही है। प्रसाद ने कहा, बीजेपी सपा की नकल कर रही है, इसलिए पिछड़ों को उम्मीदवार बना रही है, लेकिन इनके बहकामे में कोई आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी संविधान और जाति जनगणना की बात पर आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सवाल उठाए। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीबीसी से बातचीत में कहा, समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, क्योंकि करहल सीट से अखिलेश यादव के रिश्तेदार बीजेपी उम्मीदवार है। वहीं उनके भाई की पत्नी अर्पणा यादव महिला आयोग में है। पिछड़ों को असली हितैषी बहुजन समाज पार्टी है, ना कि समाजवादी पार्टी। पाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 दलित और 4 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे। उपचुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों की ओर से पिछड़े उम्मीदवारों पर जोर देने की राजनीति पर बीबीसी ने राजनीतिक विश्लेषक से भी बात भी की और प्रदेश में जो चल रहा है उसको लेकर चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, गाजियाबाद की सीट से समाजवादी पार्टी ने समान सीट पर जाटव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश में जाटव दलित का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। ऐसा करके बीएसपी के जाटव वोट पर सेंग लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जाटव जाति के वोट पारंपरिक तौर पर बीएसपी मायावती का समर्थन में माने जाते हैं। गाजियाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी फैजाबाद की लोकसभा सीट की तरह खेल करना चाहती है। उसे लग रहा है कि मुस्लिम यादव समीकरण में जाट के आने से बीजेपी के इस किले को भी भेदा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गैर आरक्षित सीट पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को उतारकर मैदान में फतेह किया था। हालांकि मेरठ लोकसभा सीट में पार्टी का यह दांव चल नहीं पाया, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत का अंतर काफी कम था। हालांकि इस बार बीजेपी ने भी कमर कस ली है और पार्टी के प्रवक्ता
ने कहा मुख्यमंत्री की अगुवाई में पार्टी अच्छे परिणाम देगी और हरियाणा के नतीजों की तरह अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलेंगे। इस सीट से बीजेपी ने संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बीएसपी ने पीएन गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप पाल ने कहा कि बीएसपी के लिए पार्टी का हित प्राथमिकता के आधार पर इस आधार पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अब तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि उपचुनाव में ज्यादा कामयाबी सत्ताधारी पार्टी को मिलती है। यह उनके कामकाज का टेस्ट भी होता है। यह उपचुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा चुनाव प्रदेश में माना जा रहा है। बीजेपी की साख ज्यादा दांव पर है, इसलिए इस चुनाव में सभी बड़े नेताओं को लगाया गया है। अगर उपचुनाव बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख कमजोर हो सकती है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पार्टी के लिए परिणाम बेहतर रहेंगे, मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे और तीसरी बार बीजेपी 2027 में सरकार बनाएगी। इस बार बीजेपी में ने ओबीसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है और लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम योगदान दिया है। लेकिन साल 2024 के आते आते खतरे की घंटी बज गई। अब गैर यादव ओबीसी दूसरी तरफ देख रहा है। हालांकि बीजेपी के ओबीसी नेता भी बेचैन हैं। लोक नीति के सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को ऊंची जातियों का वोट 79% मिला, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16% वोट मिले। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ओबीसी वोट में बढ़त बनाई। ओबीसी वोटर्स ने संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया है। CSDS के सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को यूपी में कुर्मी जाति का 61% वोट मिला, लेकिन यह पिछली बार से 19% कम है। वहीं गैर यादव ओबीसी जातियों का 59% वोट मिला, जो पिछली बार से 13% कम है। गैर जाटव दलित वोट भी बीजेपी को 29% मिला, जो पिछली बार से 19% कम है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 46 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी 33 पर सिमट गई थी। आरएलडी ने 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली थी। वहीं बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और हाथी चारों कोने चित्त गिर गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में घटकर 64 रह गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गठबंधन के साथ 273 सीटें मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी 249 सीटों पर कामयाब हुई थी। समाजवादी पार्टी के पास 1 से 3, कांग्रेस के पास 2 और बीएसपी के पास 1 विधायक है। जिन सीटों पर चुनाव है उनमें से करहल, कटहरी, कुदेरकी, सीसामऊ और मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जिसमें अभी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव घोषित नहीं हुए हैं। बीजेपी के पास गाजियाबाद, खैर और फूलपुर की सीट थी। आरएलडी ने मीरापुर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जीती थी। अब वो बीजेपी के साथ है। 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। दोस्तों, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। नारा जुड़ोगे या कटोगे, इस पर जनता वोट देगी या फिर विकास पर वोट देगी, यह सब जनता पर निर्भर करता है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।